हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ अकेडमिक्स नीट। बेटा मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मंजिल सीरीज़ का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में बेटा हमने चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था कि चार्ज क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, उसकी क्या डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी सीख ली थी। आज हम सेकेंड लेक्चर में बेटा स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ एक चार्ज शो करता है, एग्जिबिट करता है। चलो एक बात याद रखना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस से पहले कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। तो वो आई होप आपको याद होंगी पहले से, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पहले से पढ़कर आते हैं। तो देखो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि प्रोटॉन का मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास और चार्ज भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन का जो मास है बेटा वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और आप कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली सेम मास होता है न्यूट्रॉन का भी, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। वैसे अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाओ बेटा इन मास के अंदर, तो आपको पता होनी चाहिए वाली बात भी कि जो न्यूट्रॉन होता है बेटा उसका मास हल्का सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। बट हमारी कैलकुलेशंस के लिए हम मान लेंगे कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और बेटा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के साथ अगर आप कंपेयर करो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली आप देख लो जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो? मतलब इतनी ज़्यादा छोटी वैल्यू आएगी कि हम उसको ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बच्चों के मन में मिसकंसेप्शन होता है ये वाला कि इलेक्ट्रॉन के पास मास ज़ीरो होता है, जो कि अपने दिमाग से आज ही आप दूर निकाल के फेंक दो। इलेक्ट्रॉन का मास ज़ीरो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है एंड दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो सर वो जीरो क्यों कहते थे हम? बिकॉज बेटा अगर हम कंपेयर करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से तो ये मास बहुत ही ज़्यादा छोटा है। देखो यहाँ पे -27 है, यहाँ पे -31 है। आप देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो इसके कंपैरिजन में आप कह सकते हो कि हाँ इलेक्ट्रॉन का मास आप नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन के पास मास ही नहीं है। ठीक। चार्जेस की बात की जाए तो आपको सबको पता होगी ये वाली बात कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के पास ये चार्ज प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन के पास यही चार्ज होता है माइनस का। पर दोनों के चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो दैट इज सेम। हाँ ये कहना बिल्कुल सही होगा कि न्यूट्रॉन जो है दैट इज न्यूट्रल, ना ही उसके पास कोई पॉजिटिव का चार्ज होता, ना ही उसके पास कोई नेगेटिव का चार्ज होता। उसके पास होता है चार्ज 0 कूलम, कोई चार्ज नहीं है उसके पास। ठीक है। तो प्रोटॉन के पास और इलेक्ट्रॉन के पास तो चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है दैट इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, इसलिए उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। आ गई यहाँ तक सारी बातें समझ में? खैर ये सब आपको ऑलरेडी आता भी होगा। आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। बेटा पहली प्रॉपर्टी कह रही है एसोसिएशन विद मास। क्या कह रही है? एसोसिएशन विद मास। देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। आप मुझे बताओ एक चार्ज बॉडी है मेरे पास, क्यों? बेटा ये चार्ज जो है क्या ये हवा में लटका हुआ है? नहीं सर। बेटा ये चार्ज क्यों किसी ना किसी तो बॉडी के पास ही होगा ना। मान लो ये वायर है, वायर के अंदर चार्ज क्यों है? या फिर कोई सोडियम का आइटम है आपके पास, मान लो उसके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास मैंने कह दिया चार्ज कितना है, ई है। ये चार्ज है कहाँ पे? ये चार्ज बेटा किसी ना किसी बॉडी के पास है। और याद रखना अगर कोई बॉडी हमारे पास है तो उस बॉडी का मास भी हमारे पास ज़रूर होगा। भले ही बहुत कम मास हो लेकिन मास ज़रूर होगा। तो याद रखना बेटा चार्ज ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ऐसी बॉडी के पास आ जाए जिसका मास ज़ीरो हो, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता उसके पास चार्ज होगा फिर, क्योंकि एक बात याद रखना बेटा, किसी बॉडी का मास ज़ीरो है दैट मीन्स वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप बताओ बेटा कम से कम कुछ तो मास होगा ना उस बॉडी के पास। सही कह रहा हो। और कोई बॉडी जो एग्जिस्ट कर रही है बेटा वही अपने पास चार्ज रख सकती है, अदरवाइज वो चार्ज ही नहीं रख सकती। तो याद रखना बेटा चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉडी के पास मास हो पर चार्ज ना हो? बेटा ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक बॉडी के पास मास ना हो लेकिन चार्ज हो। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और आप चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हो बेटा, देखो चार्ज जहाँ पे ज़ीरो था वहाँ पे मास हो सकता है। ऐसा ज़रूर हो सकता है बेटा कि मास हो और चार्ज ज़ीरो हो, है ना। लेकिन बेटा अगर मास ही ज़ीरो हो जाए तो आपको लग रहा है कि चार्ज है,
देखो जिन दो बॉडीज़ के पास चार्ज है उनके पास कुछ ना कुछ मास भी है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ बेटा कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है, अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास मास भी ज़रूर होगा। लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास चार्ज भी ज़रूर होगा। जैसे कि न्यूट्रॉन, मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। तो आई होप आपको पहली प्रॉपर्टी बहुत आसानी से समझ आ गई होगी यार, एसोसिएशन विद मास, कि एक चार्ज जो है वो हमेशा मास के पास ही होगा, राइट। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल डबल आर आएगा शायद से, है ना। चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब क्या है सर इसका? बेटा सिंपल सा मतलब है कि आप एक बॉडी से, एक बॉडी 1 से दूसरी बॉडी 2 पे चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हो। मान लो बॉडी 1 का चार्ज Q था जो आपने बॉडी 2 को दे दिया। सर ऐसे तो कुछ समझ नहीं आया, एग्जाम्पल दे दो। बिल्कुल बेटा अभी देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। देखो मान लो एक बात बताना मुझको, केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, बड़ा ही आसान होता है केमिस्ट्री से समझना इसको। सोडियम के पास बेटा आउटर मोस्ट शेल में होता है 2,8,1 इलेक्ट्रॉन। सही कह रहा हूँ मैं? 2,8,1। मुझे एक बात आओ बेटा, अगर मैं इसको सोडियम का आयन बना दूँ तो 2,8 हो जाएंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हट जाएगा। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। क्लोराइड का आयन ले लो भाई, इसके बाद Cl का आयन, उसके बाद होता है 2,8,7। बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हमने निकाल के फेंक दिया था, अगर बेटा इसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया जाए तो क्लोरीन के पास कितने वो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, मुझे बता सकते हो आप? तो क्लोराइड नेगेटिव का आयन बना लेगा और उसके बाद जाएंगे 2,8,8। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि इनडायरेक्टली बेटा हमने किया क्या? हमने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्लोरीन को दे दिया एक इलेक्ट्रॉन। सही है? तो क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया? बिल्कुल सर। देखो सोडियम पहली बॉडी थी, क्लोराइड आयन जो क्लोरीन था, क्लोरीन का एटम वो दूसरी बॉडी थी। हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकाल के क्लोरीन के एटम को दे दिया। ऐसी तो फॉर्मेशन होती है ना NaCl की। तो क्या बेटा हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अभी हमने किया। तो बेटा चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आई होप आपको बहुत आसानी से यार ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी की भाई मास के साथ एसोसिएट होगा, दूसरी जो चार्ज है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना। या आप इसको एक और चीज़ कह सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। अब इसका क्या मतलब है सर? देखो यहाँ पे लिखा है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। सर ये क्या लिख दिया आपने? कुछ समझ नहीं आया बेटा, अभी समझाता हूँ मैं आपको। मुझे एक बात बताना बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हम एक एग्जाम्पल देख कर आए हैं बेटा, जिसमें हमने क्या किया था, सोडियम जिसके पास थे 2,8,1 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और क्लोरीन के पास थे 2,8,7। क्या इनिशियल कंडीशन यही थी? बताओ मुझे, इनिशियल कंडीशन बेटा यही थी क्या? अगर इनिशियल कंडीशन ये थी बेटा तो बस मुझे बता दो कि टोटल चार्ज कितना है हमारे पास इनिशियली। देखो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मान लेते हैं एक 1 का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के पास 1 का चार्ज है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए बेटा आपके पास 11, और यहाँ पे टोटल कितने हो गए बेटा आपके पास 17, राइट। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई आपके पास 28, है ना। देखो 11 यहाँ पे थे सोडियम के पास और 17 किसके पास थे? क्लोरीन के पास, राइट। तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 28। दैट मीन्स टोटल चार्ज कितना हो गया आपके पास? 28 का टोटल चार्ज आपके पास हो गया। सही है। एक काम करते हैं बेटा, चार्ज को ज़रा ट्रांसफ़र करते हैं। जब हमने ट्रांसफ़र किया था तो सोडियम का आयन बना था 2,8 और क्लोरीन का भी आयन बना था 2,8,8। ज़रा अब गिनना टोटल चार्ज कितना है बेटा। फाइनली जो टोटल चार्ज हुआ सर वो हो गया, अरे ये तो अभी भी सेम रहा 28। सर दैट मीन्स चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एक बात बताना मुझको, क्या ये हम एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं भाई? सिस्टम देखो आप उस चीज़ को कंसीडर कर सकते हो जहाँ पे सिर्फ इंटरनली ही काम चल रहा हो, आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कुछ भी ना डाला हो। क्या हमने बाहर से कुछ डाला? क्या हमने कुछ नहीं डाला बाहर से। सोडियम और क्लोरीन एक हमने सिस्टम मान लिया, अंत में भी देखो सोडियम और क्लोरीन ही रहे। तो अगर आप बेटा एक सिस्टम की बात करो तो इनिशियली और फाइनली, अगर आप एक सिस्टम की बात करो तो इनिशियली और फाइनली चार्ज जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो याद रखना बेटा, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम,
आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा सिस्टम जिसको आपने अलग रख दिया हो। अलग रख दिया हो मतलब जिसके अंदर आप कोई छेड़छाड़ खुद से नहीं कर रहे। जो हो रहा है बेटा इंटरनली हो रहा है, आप बाहर से ना कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, ना कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, आप बस एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो जाए और क्लोरीन, उस एटम, क्लोरीन का जो एटम है वो उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ सके। आ गई बात समझ में? तो याद रखना बेटा, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। क्लियर? चलिए, ये थी हमारी बेटा थर्ड प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है बेटा इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, ध्यान सुनना मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ मुझको, क्या आप ये वाली बात जानते हो बेटा कि एक जो एटम होता है बेटा दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? सर इसका मतलब क्या है, एक बार आप वो एक्सप्लेन कर दो फिर हम आपको बता सकते हैं। इसका मतलब बेटा कि अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आपके पास किसी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके पास दो प्रोटॉन भी तो होंगे। क्यों? बिकॉज चार्ज क्या करना है, देखो दो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +2e, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बेटा, -2e, है ना। तो नेट कितना आया भाई, 0। तभी तो हमने कहा ना कि एक एटम क्या होता है भाई, एक एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सही कह रहा हूँ मैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, साइंटिस्ट को ना एक दुविधा आई। क्या दुविधा थी बेटा? वो दुविधा बेटा ये थी कि अगर जो ये चार्ज, मान लो कोई बॉडी है जो चार्ज बॉडी है, अगर मैं उस बॉडी को घुमाने लग जाऊँ, बहुत तेज स्पीड दे दूँ, तो क्या इस चार्ज की वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है क्या? अच्छा क्वेश्चन था। मतलब सर ये कुछ ऐसा कहना चाहता है ना हमसे कि अगर मान लो एक बॉडी है जो अभी रेस्ट पे है, उसको हमने +2e का चार्ज दिया, तो अगर मैं उस बॉडी को बहुत तेज घुमाने लग जाऊँ तो क्या ये +2e का चार्ज बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये चार्ज अचानक से बढ़ जाए बॉडी को घुमाते ही, या कम हो जाए? अब क्वेश्चन तो अच्छा था बेटा, ये इसका आंसर क्या, कैसे निकालें बेटा इसका आंसर? देखो इसका आंसर लॉजिक से ही निकल जाता है। एक बात मुझे बताना बेटा, एक एटम के अंदर बेटा क्या प्रोटॉन्स जो हैं वो भी घूम रहे हैं? नहीं सर, वो तो स्टेशनरी हैं। घूम कौन रहा है बेटा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से, अगर इलेक्ट्रॉन के घूमने से बेटा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है वो या तो बढ़ जाए या मान लो कम हो जाए, कुछ भी मान लो आप, तो बेटा क्या एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह सकता है? सोचो, देखो मेरी बात ध्यान सुनना। दो प्रोटॉन तो अभी भी होंगे आपके पास जो मूव नहीं कर रहे। क्या ये मूव कर रहे हैं? ये मूव नहीं कर रहे, तो इनका चार्ज तो बेटा अभी भी कितना रहेगा, +2e ही रहेगा। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहे हैं, क्या इनका चार्ज +2e रहेगा? इनका चार्ज -2e रहेगा क्या? इनका चार्ज तो सर -2e नहीं रहेगा। तो क्या ये वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल आ पाएगी? कभी भी बेटा ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ सकती। इसका मतलब बेटा कि एक एटम क्या हो गया, अनस्टेबल। बट ये बात तो गलत है। हम तो जानते हैं कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दैट सिंपली मीन्स कि बेटा अगर आप एक बॉडी जिसके पास चार्ज है उसको घुमा भी दोगे ना, बहुत तेज स्पीड दे दो, बहुत सारी स्पीड प्रोवाइड कर दो, तब भी ना ही उस बॉडी का चार्ज बेटा कम होगा, ना ही उस बॉडी का चार्ज इंक्रीज करेगा। आ गई बात समझ में? तो चार्ज डू नॉट वैरी विद स्पीड। बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ी अजीब बात है, मतलब ऐसा सोचा भी कैसे किसी ने कि स्पीड देने से चार्ज जो है वो वैरी कर सकता है ना? ये दिमाग में भी कैसे आया? ये मैं आपको बताता हूँ बेटा दिमाग में कैसे आया। देखो जब बेटा आप पढ़ना स्टार्ट करते हो किसको, जब आप थोड़ी भी डिटेल में जानोगे ना किसको, या मॉडर्न फिजिक्स को, तो मॉडर्न फिजिक्स में भैया आपको एक चीज़ मिलेगी कि मास जो है ना वो स्पीड के साथ चेंज कर जाता है। सर सच में? यस बेटा, मास चेंज कर जाता है। और देखो m जो है अगर आपने बेटा स्पीड प्रोवाइड करी तो बेटा एक फॉर्मूला लग जाता है 1 - v²/c²। यहाँ पे m0 क्या होता है बेटा, रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब जब एक बॉडी रेस्ट पे थी तब उसका मास कितना है, ठीक है। v कितना होता है भाई, कि किस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। और c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। अब मैं आपसे एक बात बताऊँ, देखो ध्यान सुनना मेरी बात बेटा, क्या होगा अगर एक बॉडी जो है वो मूव करने लग जाए बेटा विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो देखो जैसे ही बेटा एक बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करने लग गई, ठीक है, तो बेटा v क्या था बेटा, उस बॉडी की वेलोसिटी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, c के इक्वल, है ना। v जो है वो c के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे c² और अपॉन में भी लिखोगे c²। तो एक बात हो, c² 1 और 1 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो बेटा m = m0 / 0 दैट इज इन्फिनिटी। तो उस बॉडी का मास कितना पहुँच जाएगा भाई, इन्फिनिटी। तो एक ऐसी बॉडी जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है ना, जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, उसका मास कितना है, इन्फिनिटी।
तो याद रखना बेटा, इसीलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। एक बॉडी बेटा बहुत क्लोज शायद पहुंच जाए लाइट की स्पीड से, लेकिन अभी तक तो हमारी रिसर्च यही कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच पाना इज नियर टू इम्पॉसिबल। क्या एक इलेक्ट्रॉन सर लाइट की स्पीड से घूमता है एटम के अंदर? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। वो बेटा लाइट की स्पीड को एक्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही उसने अगर बेटा लाइट की स्पीड को एक्वायर कर लिया होता तो उसका मास कितना होता था? इन्फिनिटी। आ रही है बात समझ में बेटा? इसीलिए देखो, सिंस हमारे पास ये रिलेशन था, है ना, बड़ा ही फेमस रिलेशन है बेटा ये, और मैं बताऊँ आपको याद भी करना पड़ेगा रिलेशन, अभी कर लो ज़्यादा बेटर होगा, वरना आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है ना, लास्ट 12th के जो कुछ चैप्टर थे वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला रटाया ही जाएगा, तो बेटर होगा अभी इसको लर्न करके चलो, ठीक है। इसीलिए बेटा, क्योंकि हमको बेटा पता चली थी ये वाली बात कि स्पीड के साथ मास जो है वो बदल जाता है, तो इसीलिए बेटा साइंटिस्ट के मन में क्वेश्चन भी आया था कि क्या स्पीड चेंज करने से, स्पीड बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करने से क्या चार्ज भी बदल सकता है ना, इसलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारे मन में आया था, ठीक है। आ गई यहाँ तक बात समझ में? तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि स्पीड देने से जो चार्ज की वैल्यू है वो चेंज नहीं करती, वो वैल्यू हमेशा सेम रहती है। आ गई यहाँ तक बात समझ में? नेक्स्ट बेटा वन ऑफ माय फेवरेट, ये ना बच्चे समझ ही नहीं पाते मतलब इतनी मुश्किल नहीं है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होती है नेक्स्ट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड आई थिंक शायद से लास्ट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल बेटा लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद चार्जिंग स्टार्ट होगा आपका, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी हो सकता है बेटा कि पहले चार्जिंग पढ़ा दूँ फिर क्वेश्चन कराओ, ये भी पॉसिबल है, और जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा ही होगा, पहले मैं आपको चार्जिंग खत्म कराऊंगा, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। चलो फिलहाल समझते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी को, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीरियर मल्टीपल ऑफ, कुछ तो आएगा यहाँ पे, है ना, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑन वन डैश। ये डैश भरते हैं बेटा, लेकिन इसको समझने से पहले हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे हमको ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आए और आसानी से हम रिलेट कर पाएँ। मुझे एक बात बताओ बेटा, हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं बेटा इंडिया के अंदर, है ना, अनलेस आप कहीं किसी बाहर की कंट्री से ना देख रहे हो, तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं, हम रहते हैं इंडिया के अंदर, राइट। सबसे छोटा सिक्का 1 रुपी का कॉइन है हमारे पास, उसके बाद 2 रुपी, फिर 5 रुपी का 3 रुपी का कॉइन है क्या हमारे पास? नहीं है। फिर है बेटा 10 रुपी का कॉइन, फिर बस कॉइन्स तो इतनी है ना, 20 का भी होता है, बच्चे कह रहे हैं 20 बना, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। मैं आपसे एक बात पूछूं, मुझे आप सबसे कम पैसे कितने दे सकते हो जो वैलिड हो इंडिया के अंदर? दैट इज ₹1। इतने ही दे सकते हो क्या? 1 से छोटी वैल्यू अब चलती है? पहले चलती थी भाई 98 54, है ना, अब चलती है क्या? नहीं सर। तो मिनिमम जो वैल्यू है कॉइन की, जो मेरा देश, हमारा देश एक्सेप्ट करता है, दैट इज ₹1, राइट। मैं आपसे कहूँ नहीं मुझे तो 0.5 रुपीज़ देकर दिखाओ, क्या आप दे सकते हो मुझको? ये मत बोलना पेटीएम से दे देंगे, नहीं बेटा, मुझको आप कॉइन्स के टर्म्स में क्या 0.5 रुपीज़ दे सकते हो? क्या मुझको 1.5 रुपीज़ मिल सकते हैं? क्या मुझे 3.5 रुपीज़ मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते बेटा? बिकॉज मेरे पास 0.5 का कोई कॉइन ही नहीं है। तो बेटा मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको कि जिस तरीके से आपको हर एक अमाउंट के पैसे नहीं मिल सकते, उसी तरीके से बेटा आपके पास किसी बॉडी के ऊपर आप ये नहीं अपनी मनमर्जी का कोई भी चार्ज दे दोगे, नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मिनिमम वैल्यू आप 1 दे सकते हो बेटा, फिर 2 दे सकते हो, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा, 1 रुपी के n कॉइन दोगे तो आपके पास n रुपीज़ बन जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? देखो मतलब क्या है इसका, अगर आप 1 रुपी का 1 कॉइन दोगे मुझको, मैं 1 रुपी बन जाएगा। अगर 1 रुपी के 2 कॉइन दोगे तो 2 रुपीज़ बन जाएंगे। 1 रुपी के 3 कॉइन दोगे तो 3 रुपीज़ बन जाएंगे, है ना। अब 1 रुपी जो है बेटा, ये क्या था? ये था मेरे पास कि मिनिमम कितने रुपीज़ दे सकता हूँ मैं। आ रही है बात समझ में? अब मैं वही तो आपसे जानना चाहता हूँ, क्या मैं 0.5 रुपीज़ दे सकता हूँ? देखो मुझे 0.5 रुपीज़ देने के लिए यहाँ पे हाफ लिखना पड़ेगा। क्या मैं 1 रुपये का आधा कॉइन दे सकता हूँ? क्या ऐसा होता है कि 1 रुपये के सिक्के को मैं काट के दे दूँ तो वो आधा कॉइन हाफ रुपीज़ बन जाएगा? ये तो पागल वाली बात है ना बेटा। सिमिलरली जिस तरीके से आप हर एक वैल्यू का अमाउंट मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसी तरीके से बेटा किसी भी बॉडी को अगर आपको चार्ज देना है तो आप ये नहीं कर सकते बेटा कि आप किसी भी अमाउंट का चार्ज दे दो, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे देश में बेटा सबसे छोटा जो कॉइन है जो एक्सेप्ट करती है हमारी कंट्री, दैट इज ₹1। सिमिलरली बेटा एटम की दुनिया में जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, द स्मॉलेस्ट चार्ज जो एक बॉडी के पास आ सकता है
बेटा वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम होता है। लेकिन हम जनरली लिखते हैं बेटा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्या लिखते हैं, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो आ गई बात समझ में आपको कि बेटा अगर आपको किसी बॉडी को सबसे छोटा चार्ज देना है तो बेटा आपको मिनिमम कितना चार्ज देना पड़ेगा जो एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है, दैट इज 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। क्या आप इससे छोटा चार्ज दे सकते हो? क्या आप 1.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज दे सकते हो? नहीं दे सकते किसी बॉडी को। आ रही है बात समझ में? बताओ। तो बेटा यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसको हमने क्वांटाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। अब मुझे एक बात बताना, एक इलेक्ट्रॉन का मिनिमम चार्ज दे सकते हो, क्या उसके बाद आधा इलेक्ट्रॉन दे सकते हो किसी बॉडी को? नहीं दे सकते। तो ऑब्वियस ही बात है ना यार, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं, एक के बाद अगर अगला इलेक्ट्रॉन दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उस बॉडी के ऊपर। तो मुझे एक बात आना, अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने किसी बॉडी को दिया तो उसके ऊपर चार्ज आया ई का, 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो कितना आएगा, 2e का। अगर 3 इलेक्ट्रॉन दोगे तो 3e का, और n इलेक्ट्रॉन दोगे तो ne का चार्ज आएगा। बेटा इसीलिए तो मैंने कहा क्वांटाइज्ड है हमारे चार्ज, जो हम चार्ज देना चाहते हैं बेटा वो क्वांटाइज्ड है। आप किसी भी अमाउंट का चार्ज बॉडी को नहीं दे सकते, आप ne अमाउंट का चार्ज ही एक बॉडी को दे सकते हो। और यहाँ पे n जो फ्रैक्शन है ना, डेसिमल या फिर तो एक रियल नंबर ही हो सकता है, और वो भी नेचुरल नंबर, और जीरो भी नहीं हो सकता है ना। जीरो दोगे तो बेटा आपने इसका मतलब चार्ज ही नहीं दिया। आ रही है बात समझ में? तो यही वाली बात आपको मैं समझाना चाहता था। और ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता, याद रखना, n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप ऐसा कह सकते हो हमने -1 इलेक्ट्रॉन दिया, नहीं, आप 1 इलेक्ट्रॉन तो दोगे ना मिनिमम, फिर 2 दोगे, फिर 3 दोगे। तो n कैन ओनली होल्ड नेचुरल वैल्यूज़, है ना, नेचुरल नंबर वाली वैल्यू ही होल्ड कर सकता है n, और कोई वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता, है ना। तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या है भाई? फंडामेंटल चार्ज का मतलब है बेटा E, और E का मतलब क्या है बेटा? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। क्लियर? बताओ, इसीलिए बेटा हमने कह दिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तब मुझे एक बात और बताओगे आप, प्लीज़ मुझे बताना कि मान लो मैंने एक बॉडी को बेटा 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, चलो 10 छोड़ो, अभी मैंने एक बॉडी को बेटा इलेक्ट्रॉन दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसके पास चार्ज कितना आएगा उस बॉडी के ऊपर? बता सकते हो मुझे? सर उस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा 1e, क्योंकि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1e आ जाएगा चार्ज। अगर बेटा मैं 2 इलेक्ट्रॉन देता तो 2e आ जाता उस बॉडी के ऊपर चार्ज। यहाँ पे q क्या है बेटा? q है चार्ज। अगर बेटा मैं n इलेक्ट्रॉन देता तो चार्ज आता था q इज इक्वल्स टू ne। सही कह रहा हूँ मैं? बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन देने पे 1e, 2 इलेक्ट्रॉन देने पे 2e, तो n इलेक्ट्रॉन देने पे ne का चार्ज आ जाता बॉडी के ऊपर। सही है? सिंपल सी बात थी यार। तो यही होता है भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसीलिए हम कहते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसी फिक्स्ड वैल्यू जिसके टर्म्स में बेटा आप चीज़ों को डिपिक्ट करना सीख जाते हो। जैसे बेटा हमारे जो क्या हमारे जो इंडिया के रुपीज़ हैं वो क्वांटाइज्ड हैं? बिल्कुल, आप हर एक अमाउंट ऑफ वैल्यू नहीं दे सकते, है ना। सिमिलरली बेटा चार्ज भी क्या है? क्वांटाइज्ड है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। अब बेटा बड़ी ही एक दुविधा वाली बात आ जाती है। देखो ज़रूरी नहीं है बेटा कि यहाँ पे जो ई है वो आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन ही दे। सर इसका क्या मतलब है? बेटा मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जो बॉडी आप दे रहे हो, जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रॉन दिया था, एक बात बताओगे मुझको, यहाँ पे बेटा आपने चार्ज ई क्यों लिखा था? क्योंकि आपने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज ई होता है। बेटा मैं कहूँ कि आप इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे, आप दे रहे हो हीलियम। बेटा हीलियम का प्लस आयन, तो मुझे एक बात होगी, हीलियम प्लस पे चार्ज कितना है? 2e का चार्ज है। कितने का चार्ज है? 2e का। तो अगर किसी बॉडी को आप 1 हीलियम का चार्ज देते हो बेटा, तो क्या उसके पास e का चार्ज जाएगा? नहीं बेटा, उसके पास 1 हीलियम देने से 2e का चार्ज जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, चार्ज कितना आया भाई? उसके पास 2e का चार्ज आया। अगर आपने 1 हीलियम का आइटम दिया, तो अगर आपने n हीलियम के आइटम दिए तो n इंटू में 2e। अब समझ में आ रहा है कुछ? तो q इज इक्वल्स टू n इंटू में 2e। तो सही, तो फॉर्मूला बदलता रहेगा। बिल्कुल बेटा। तो अगर आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है ना, तो आप क्या लिख सकते हो बेटा? आप जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो बेटा, q को लिख सकते हो बेटा आप कि ये तो है चार्ज ऑन बॉडी, ये एक बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा। n क्या है बेटा? n है बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्रांसफ़र। ध्यान रखना बेटा, जनरली टीचर लिखवा देते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तब होगा बेटा जब आप ई का चार्ज ले रहे हो। अगर बेटा आपको हीलियम लिख दिया तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे आ जाएगा नंबर ऑफ हीलियम आइटम्स ट्रांसफर्ड या फिर हीलियम आयन ट्रांसफर्ड। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्रांसफर्ड, सही है। और ई क्या हो जाएगा भाई? अब ई हम सबको लगता है, देखते हैं कि 1.6 इंटू में 10⁻⁻19, लेकिन याद है बेटा आपको हीलियम के केस में तो भाई 2e आ गया था। ई की वैल्यू कितनी हो गई थी? 2e हो गई थी, मतलब 2 इंटू में ई की वैल्यू। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटा कि ई क्या है?
ई है बेटा हमारे पास चार्ज ऑन दैट पार्टिकल। अगर देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो बेटा आप इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज लिख दोगे यहाँ पे ई की जगह पे ई, राइट। लेकिन अगर आपके पास हीलियम प्लस प्लस होता तो बेटा आप ई की जगह पे लिख देते 2e, क्योंकि एक हीलियम एटम के पास चार्ज होता है 2e का। बताओ समझ में आ रहा है? तो बेटा यही थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप मैं कामयाब हुआ हूँगा आपको समझाने में व्हाट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल प्रॉपर्टी है, इतनी आसानी से समझ नहीं आती। लेकिन हाँ एट द एंड अगर आप ढंग से इसको समझोगे, कोशिश करोगे तो बेटा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। याद रखना बेटा, गलती से भी मत ये सोच लेना कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई मास ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। गलत कर दोगे अगर हीलियम का थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन बन गया पेपर के अंदर, ठीक है। बाकी तो अगर आपने ढंग से समझी हैं चीज़ें तो मज़ा आएगा बेटा। और इसको जब बेटा हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको ज़रूर एक क्वेश्चन, एक क्या मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ज़रूर समझा दूंगा बेटा कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना कैसे आखिरकार। तो Q इज इक्वल्स टू एनी बेटा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि कौन सी वैल्यू है जो कि बताती है हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, तो आप इसको मार्क करके आएंगे, भले 4 ऑप्शन कुछ भी ऊट पटांग दे रखी हो। अच्छा एक बात और लिख लो भाई यहाँ पे, है ना, यही बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। और क्या बात है, यहाँ पे लिख लेना साइड में कि जो n की वैल्यू है, n बेटा ना तो नेगेटिव हो सकता है ना, n कांट बी नेगेटिव, n कांट बी 0, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ भाई, n कांट बी अ फ्रैक्शन, ठीक। तो n की वैल्यू है ना, n जो है वो 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। आ गई बात समझ में? ठीक। तो याद रखना n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल या फिर नेगेटिव 0 नहीं हो सकती। क्लियर? आई होप मैं अपना पॉइंट समझाने में कामयाब हुआ, राइट। तो बस इतना ही कहूँगा भाई कि रिवाइज करो लेक्चर को, है ना। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला, कितनी ही पढ़ाई कर लो, सिलेबस कंप्लीट करना इज़ नॉट द टारगेट। सिलेबस कंप्लीट करना विद प्रॉपर रिविजन, तभी नीट क्लियर होता है बेटा, अदरवाइज नीट क्लियर नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ। तो बस ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम हो सकता है कि मैं आपको क्वेश्चन करा दूँ पहले, बट मेरा मानना है बेटा पहले मैं चार्जिंग कराऊँ, तो हो सकता है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा चार्जिंग को ही स्टार्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद चार्जिंग छोटा सा टॉपिक है, अगली ही जो वीडियो आएगी उसके अंदर चार्जिंग वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, और उसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आ गई बात समझ में? तो चलिए बाय बाय।